हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ मर्जर। मर्जर के केस में परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले 2 वीडियो डाले हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट और परचेज कंसिडरेशन के बारे में बताया है, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन और अमालगमेशन के बेसिक कंसेप्ट। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपके डाउट रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एंट्री इन केस ऑफ मर्जर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग होती है। ठीक है, यहाँ मैंने एक बैलेंस शीट में जो भी मेन आइटम्स होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं। तो सेलिंग कंपनी बुक्स में क्योंकि मर्जर के केस में सारी एसेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है तो सारे एसेट अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, रिजर्व क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि परचेजिंग कंपनी सब एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब ले लेती है। ठीक है, तो इन सब अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है सेलिंग कंपनी बुक्स में, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी होती है, तो बैलेंस शीट में जो जो भी एसेट है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, जो भी एसेट है वो सब ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं तो उन्हें क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट। फिर वहां आपको वेरियस एसेट्स नहीं लिखना है, आपको इंडिविजुअल एसेट का नाम लिखना है और ये एंट्री किससे होगी, बुक वैल्यू पे। ओके, तो ऐसा करने पे सारी एसेट, ये हमारे सारे एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मींस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ओके, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, हम सारी लायबिलिटी और सारे रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज एंड रिजर्व आपको इंडिविजुअल नाम लिखना है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लायबिलिटीज एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी बुक वैल्यू से। ठीक है, तो अब हमारे सारे एसेट अकाउंट क्लोज हो गए, लायबिलिटीज अकाउंट हो गए, बस ये दो चीजें नहीं क्लोज होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाकी सब हमें क्लोज करने हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, तीसरी एंट्री होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन किससे लेंगे, हम परचेसिंग कंपनी से लेंगे, तो एक तरह से हमारी डेटर हो गई तो उसे डेबिट करेंगे, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन, जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया है उससे की एंट्री होगी, उस अमाउंट से। ओके, एसेट क्लोज हो गए, लायबिलिटीज क्लोज हो गए, रिजर्व क्लोज हो गए, परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गया, तो ये परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। परचेज कंसिडरेशन क्या रिसीव होगा, मर्जर के केस में मोस्टली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स ही पे करना होता है और फ्रैक्शन कैश में दे सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जब हम डिस्कस करते हैं बेसिक कंसेप्ट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा तो क्या क्या हो सकता है, वो या तो इक्विटी शेयर हो सकते हैं, तो इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, क्योंकि परचेजिंग कंपनी से मिलेंगे, और प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, ये भी डेबिट, और अगर बैंक मतलब कुछ कैश मिलता है तो वो भी डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा चौथी एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। ठीक है, एसेट क्लोज, लायबिलिटीज क्लोज, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो अभी हमारे बुक्स में सिर्फ ये 2 अकाउंट ओपन है और ये 3 अकाउंट नए ओपन हुए हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर और ये सब। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट ओपन है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इन्हें भी पेमेंट करना है हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो भी ड्यू करना है। ठीक है, उसके पहले
रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये मैं हटा देता हूँ। ये भी मैं हटा रहा हूँ। तो हम देखते हैं रिलेशन एक्सपेंस। रिलेशन एक्सपेंस के केस में तीन हो सकते हैं, मतलब रिलेशन एक्सपेंस कौन कर रहा है, परचेसिंग कंपनी कर रही है, सेलिंग कंपनी कर रही है, क्या हो रहा है। अगर परचेसिंग कंपनी कर रही है तो हम अकाउंटिंग अभी किसकी बुक्स में कर रहे हैं, सेलिंग कंपनी बुक्स में। अगर परचेसिंग कंपनी पेमेंट करे तो उस समय कोई मतलब नहीं, तो हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अगर सेलिंग कंपनी पे कर रही है तो तब हमें एंट्री करनी है अपनी बुक्स में, तो उसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एक ऐसा केस हो सकता है कि भाई सेलिंग कंपनी पेमेंट तो कर रही है बट बाद में उसे परचेसिंग कंपनी से मिल रहा है, रीइंबर्स हो रहा है, तो सेलिंग कंपनी पेड बट रीइंबर्स्ड बाय परचेसिंग कंपनी। तो पे करने के टाइम से ये एंट्री होगी रिलेशन एक्सपेंस टू बैंक। जब उसे रीइंबर्स होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। ओके, तो ये था स्पेशल केस रिलेशन का। परचेसिंग कंपनी कर रही है तो हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं, सेलिंग कंपनी बुक्स में। सेलिंग कंपनी पे कर रही है तो एंट्री, सेलिंग कंपनी पे कर रही है रीइंबर्स है तो भी एंट्री, ठीक है। तो एसेट ओके, ये मैं हटा देता हूँ। तो अभी हमने कौन कौन सी एंट्रीज हमारी हो गई है, तो हमने असेट क्लोज कर दी, लायबिलिटीज क्लोज कर दी, परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया था, परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया, रिलेशन एक्सपेंस पे हो गए। अब हमें इन्हें पेमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करने के लिए अब इसे क्लोज करना है, तो इसे क्लोज करने के लिए इसे डेबिट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसे पे करना है हमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो नया अकाउंट क्रिएट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये हमारा प्रेफरेंस कैपिटल ड्यू हो गई, ठीक है। अब हमें इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। अब पेमेंट कैसे करेंगे, तो हमने परचेसिंग कंपनी से हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मिले हैं, ठीक है, और कैश मिला है, तो जो भी उनका पोर्शन है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए है, वो हम उससे पेमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। देखिए ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट आगे नेक्स्ट वाली एंट्री में क्लोज हो रहा है जब हमें पेमेंट कर रहे हैं टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी। अगर इन्हें इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी टू बैंक। और अगर परचेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर, अगर इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर भी टू बैंक। अगर कैश में और भी पेमेंट हो रहा है तो ये। तो कई बार क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट जितनी होती है उससे ज्यादा अगर हम पेमेंट करते हैं या उससे कम करते हैं तो ये एंट्री बैलेंस नहीं होगी। तो जो भी डिफरेंस होता है, अगर कंसिडरेशन ज्यादा है उनकी कैपिटल से, ठीक है, या उनकी कैपिटल ज्यादा है कंसिडरेशन कम है, तो जो भी डेबिट या क्रेडिट जिस साइड भी कम पड़ रहा है उस साइड हम उसे अमाउंट को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर उनकी कैपिटल ज्यादा है, उनको कंसिडरेशन कम पे हो रहा है, तो जो भी बैलेंस होगा हम टू रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर रिवर्स केस है तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसे ज्यादा कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, कम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल कैपिटल, तो वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। अब बस हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना बाकी है। तो उसके पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू करनी पड़ेगी। तो एक मैं ये हटा देता हूँ, उस पर बताता हूँ फिर आपको। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू करने के लिए जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर केस में किया था, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। तो
कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, ये एंट्री होगी। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि इक्विटी शेयर कौन होते हैं, होल्डर्स कौन होते हैं, जो अल्टीमेट रिस्क बेयर करते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है इक्विटी शेयर के होल्डर्स ही बेयर करते हैं। तो रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, रियलाइजेशन के टाइम भी जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, चाहे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बेयर करेंगे। तो रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो अगर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसे क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसे क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के यही है कि रिलेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिलेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो बस अब लास्ट एंट्री होती है इनको परचेज कंसिडरेशन पे करने की। तो जो हमें टोटल परचेज कंसिडरेशन रिसीव आता है उसमें कुछ हिस्सा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी टू बैंक। अगर कुछ पे हो रहा है, वैसे तो जनरली मर्जर केस है, मोस्टली इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर में ही पे होंगे। अगर फ्रैक्शन होता है तो बैंक से पे हो सकता है, ठीक है। तो जो भी कंसिडरेशन होगा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बैंक वो उन्हें दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो ये एंट्री होती है सेलिंग कंपनी की बुक्स में, ठीक है। एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं क्या क्या स्टेप्स थे शॉर्ट में, ताकि आपको स्टेप याद रखने हैं, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है, ओके। तो सबसे पहले हमने किया था असेट ट्रांसफर की थी रियलाइजेशन में, सारी असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। दूसरी एंट्री हमने की थी लायबिलिटीज और रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, लायबिलिटीज एंड रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ओके, ठीक है। तीसरी एंट्री हमने की थी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की, ठीक है। असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। चौथी एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है। पांचवी एंट्री हमने देखी थी रियलाइजेशन एक्सपेंस की, उसमें 3 केस देखे थे, सेलिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी और रिइंबर्समेंट, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री हमारी थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करने की, और सातवीं एंट्री हमारी थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। फिर हमने जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो ड्यू की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू। 9th एंट्री थी हमने रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस था इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना था, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया। और 10वीं एंट्री थी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की, इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड। तो ये एंट्रीज थी और ये हमारा सीक्वेंस था। तो ये सब एंट्रीज थी सेलिंग कंपनी के केस में। अब हम देखेंगे परचेजिंग कंपनी के केस में क्या होता है। और परचेजिंग कंपनी के केस में क्या होगा, हमने जैसे देखा था अमालगेशन जो मर्जर है, सारी एसेट और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो परचेजिंग कंपनी सारी एसेट ले लेगी, सारी लायबिलिटीज ले लेगी। तो अपनी बुक्स में
परचेजिंग कंपनी, सॉरी, परचेजिंग कंपनी सारी एसेट लेगी तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेगी, ऑल एसेट्स डेबिट, जो भी उसकी बुक वैल्यू थी उस वैल्यू पे लेगी, ठीक है। ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज वो ले रही है, इंडिविजुअल हमें नाम लिखना है, ऑल एसेट नहीं नाम लिखना है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी व्हाटएवर, लायबिलिटीज भी जो भी है, ठीक है। और ये भी बुक वैल्यू पे। फिर हमें लेना है रिजर्व और टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी, ठीक है। एसेट सारी ले रही है बुक वैल्यू पे, लायबिलिटी सारी ले रही है बुक वैल्यू पे, लिक्विडेटर और सेलिंग कंपनी, ये अमाउंट हमें लिखनी है परचेज कंसिडरेशन की, ठीक है। और कई बार क्या होता है कंसिडरेशन हमें ज्यादा देते हैं, जो भी उनकी कैपिटल होती है उससे ज्यादा कंसिडरेशन या उससे कम, तो हमने जब हमने एस 14 डिस्कस किया था उसमें होता है बताया था कि मर्जर केस में जो भी होता है डिफरेंस, परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा पे कर रहे हैं कैपिटल के कंपैरिजन में या कम पे कर रहे हैं, जो भी इसमें होता है रिजर्व के थ्रू होता है। तो अगर इसमें कोई भी डिफरेंस होता है, कंसिडरेशन जो कैपिटल है और कंसिडरेशन जो पे कर रहे हैं वो रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहां हम एडजस्टेड अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और अगर जितनी उनकी कैपिटल है उतना उनको कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो रिजर्व में जो भी बुक वैल्यू थी वो आ जाएगी, ठीक है। ये एसेट और लायबिलिटीज उसने टेक ओवर की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कंसिडरेशन का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी को डेबिट करते हैं, ये अकाउंट जहां क्रेडिट हुआ था डेबिट हो जाएगा, सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। और कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कैश, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, अगर हम कैश दे रहे हैं तो ये हमारा हो गया पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। एसेट ले ली, लायबिलिटीज ले ली, रिजर्व से एडजस्टमेंट हो गया था और पेमेंट कर दिया। एक लास्ट एंट्री होती है किसी की रिलेशन एक्सपेंस पे करने की, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट केस में देखा था सेलिंग कंपनी केस में कि परचेजिंग कंपनी भी पे कर सकती है। अगर परचेजिंग कंपनी पे करती है रिलेशन एक्सपेंस तो उसकी एंट्री होती है गुडविल और रिजर्व चाहे वो मींस इट कैन बी लाइक कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व टू बैंक, ये एंट्री है रिलेशन एक्सपेंस की। तो परचेसिंग कंपनी बुक्स में ये एंट्रीज होती है, एसेट लायबिलिटीज लेने की, कंसिडरेशन पेमेंट करने की और रिलेशन एक्सपेंस पे करने की। तो इस वीडियो में तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ मर्जर केस में देखेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको मैं परचेसिंग की केस में, अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज के केस में, दोनों के बुक्स में, परचेज और सेलिंग की बुक्स में, कंपनीज की बुक्स में क्या एंट्रीज होती है वो बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे इंटर कंपनी होल्डिंग्स और मतलब म्यूचुअल अगर ट्रांजैक्शन अगर एग्जिस्ट करते हैं, डेटर क्रेडिटर, तो वो सब स्पेसिफिक टॉपिक्स लेंगे, ठीक है। आई होप दैट जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं जो कि मैं समझाऊं, ठीक है, चाहे वो एफएम में हो, कॉस्टिंग में हो, इसमें हो, अकाउंट्स में हो, तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।